हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो वी आर बैक विद द सीरीज जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, एसएससी का जो पैटर्न चेंज है उस बेस्ड चेंज पैटर्न के बेस्ड पे हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं आज के सेशन को। सो 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ विद द न्यू पैटर्न। और सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा है, तो आफ्टर डूइंग दीज 25 क्वेश्चन यू विल गेट अ रिविजन काइंड ऑफ थिंग कि भाई ये चैप्टर भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया, इस चैप्टर से भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के, बस पूरी एनर्जी के साथ करेंगे जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। सो कंप्लीट एनर्जी के साथ सीरीज को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे हम लोगों के सामने है, तो चलिए करते हैं इसको। क्या है भाई क्वेश्चन? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में कर रखा है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में हमारा ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। स्पॉट द एरर का पहला क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो करने की कोशिश करते हैं और नो एरर का भी ऑप्शन है। इन केस आपको लगे कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है, तो वहां पर हम नो एरर को मार्क कर देंगे। तो क्या बोल रहा है सेंटेंस? Rarely had the scientist encountered a phenomenon as perplexing as the one which was observed during the final phase of the experiment। जी हाँ, तो ये हमारा सेंटेंस है कि rarely had the scientist encounter करेंगे, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो एनकाउंटर करते हैं। तो rarely had बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस है ये, ठीक है। हैड द साइंटिस्ट एनकाउंटर्ड, पास्ट में हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर हैड लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिखी है, अ फिनोमिनन, ठीक है। एज परप्लेक्सिंग एज, ठीक है। तो एज बिल्कुल सही है। हमें पता है कि ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम साथ में यूज करते हैं, या तो सो एज करते हैं या एज करते हैं। और जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम एज को करते हैं, राइट। परप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। एज द वन विच वॉज ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रही है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका जो फाइनल फेज पे जो साइंटिस्ट ने देखा कि क्या हुआ, फिनोमिनन को एनकाउंटर किया, वो कभी कभार ही ऐसा होता है कि इतना कंफ्यूजिंग हो। तो रेयरली हैड, ठीक है, कि ऐसा होता नहीं है कि इतना कंफ्यूजिंग, इतना परप्लेक्सिंग फिनोमिनन देखने को मिले, बट रेयरली हैड द साइंटिस्ट एनकाउंटर्ड अ फिनोमिनन जो इतना कंफ्यूजिंग है, विच वॉज ऑब्जर्व। कौन से फिनोमिनन की बात कर रहे हैं? जो फाइनल फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट में देखा गया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, वर्ब फॉर्म बिल्कुल सही यूज करी है, पेयर ऑफ कंजंक्शंस बिल्कुल सही यूज करे हैं, ठीक है। सो नो एरर को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो मेरा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहने वाला है, राइट, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जो एक्सप्रेस करता है गिवन सेंटेंस को इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड टू हिज सबऑर्डिनेट ब्रिंग द विटनेस इनटू द रूम वन बाय वन फॉर डिटेल्ड क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो भाई ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सेड टू की जगह हमने लिख दिया एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर आस्क। अब एक छोटी सी बात आप मेरे को बताएंगे, भाई अगर वो इंस्पेक्टर है अपने सबऑर्डिनेट, अपने नीचे पोस्ट वाले इंसान को अगर बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एडवाइस नहीं कर रहा है वो, ठीक है। रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, बट ही कैन, यस ही इज ऑर्डरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी को भी हम मार्क कर सकते हैं, बट हम एक काम करेंगे, पहले पूरा सेंटेंस समझेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी होना चाहिए, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड है, सबऑर्डिनेट करेगा। अब जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, तो हम सेंटेंस को लिखने से पहले वर्ब, अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ब्रिंग द विटनेसेस, तो वहाँ पर हम टू को यूज़ करते हैं, टू प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड है सबऑर्डिनेट टू ब्रिंग द विटनेसेस इनटू द रूम वन बाय वन फॉर डिटेल्ड क्वेश्चनिंग।
मीनिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही ये चीज़ हमको समझ आ चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द वर्ड? पल्चरिट्यूड। ठीक है, पल्चरिट्यूड हमारा जो वर्ड है इसका ऑपोजिट हमसे पूछा गया है। देखो, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मान लेते हैं, ठीक है, पल्चरिट्यूड का मतलब हमको नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ल्यूमिनेसेंस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट, ब्राइटनिंग सी कोई चीज़ है। ठीक है, ग्रेसफुलनेस इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, बहुत ग्रेस है, बहुत ही अदाओं के साथ ब्यूटिफुल वे में चीज़ें करती हैं, तो ग्रेसफुलनेस। व्हाट इज दिस? विंसमनेस। विंसमनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्यूटी। जब आप अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कोई ब्यूटी, कोई चीज़ को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव आप बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पर हम विंसमनेस वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग होता है विंसमनेस पे अगर हम जाएं तो विंसमनेस मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग चार्मिंग और प्लीजिंग, राइट। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड अगेन। ठीक है, इसको लिख लो, इसका मीनिंग लिख लो, क्वालिटी ऑफ बीइंग चार्मिंग, प्लेजेंट, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब चारों ऑप्शंस में से देखूं, अगलीनेस क्या होती है? अगलीनेस इज व्हेन समथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, बेकार सा है, नॉट प्लेजेंट, नॉट गुड, वहाँ पर हम अगलीनेस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस अगर मैं देखूँ, एंटोनिम पूछे हैं, सारे वर्ड्स जो हैं ये विंसमनेस, ग्रेसफुलनेस, ल्यूमिनेसेंस सब पॉजिटिव वर्ड हैं, बट अगलीनेस ही एक ऐसा वर्ड है जो ऑपोजिट है, राइट। तो हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देंगे। ठीक है, राइट, क्लियर, एनी कन्फ्यूजन? ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ड था पल्चरिट्यूड, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब भी होता है ब्यूटी होता है। इसका मतलब फिजिकल ब्यूटी की जब आप बात कर रहे हो, अपीयरेंस की आप किसी के बात कर रहे हो, अपीयरेंस हो गया। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग जो अट्रैक्टिव है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में सी मार्क कर दूंगी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। तो 6 सेंटेंसेस हमको दिए गए हैं, एक पैराग्राफ उनसे बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस इज S1 मार्क किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस रहेगा वो S6 रहने वाला है, और बीच के पार्ट को हमें अरेंज करना है। ठीक है, चलिए तो करेंगे, इसको साथ में करते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, okay, what is the first sentence? The invention of the printing press in the 15th century mark a turning point in the history of human communication. तो बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से क्या हुआ भाई, ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा टर्निंग पॉइंट आ चुका था। ठीक है, बहुत चेंजेस आए उसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे सेंटेंसेस क्या बोल रहे हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट सेंटेंस जो बोल रहा है वो एज अ रिजल्ट बोल रहा है, तो एज अ रिजल्ट से स्टार्ट नहीं होगा अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हम रिजल्ट की बात नहीं कर सकते, पहले हम बात करेंगे कैसे टर्निंग पॉइंट रहा, क्या चेंजेस आए। ठीक है, रिजल्ट एंड में आता है बेसिकली। ठीक है, तो डी ऑप्शन हटा देते हैं, क्योंकि ए से तो हम बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते। अब बी है या डी है, चेक करते हैं, सी को नहीं पढ़ेंगे। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इनेबल द मास प्रोडक्शन ऑफ द बुक मेकिंग रिटर्न मटेरियल मोर अफोर्डेबल एंड वाइडली एक्सेसिबल, राइट। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बोल रहा है। डी, द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस लेड द फाउंडेशन ऑफ मेजर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट सच एज रेनेसेंस एंड द एनलाइटमेंट। ओके, अब देखो यहाँ से मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर मैंने बोला कि प्रिंटिंग प्रेस एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई थी मैनकाइंड की हिस्ट्री में, ह्यूमन कम्युनिकेशन को लेकर। उसके बाद उसने इनेबल किया, क्या इनेबल किया? टर्निंग पॉइंट कैसे आया? बहुत बुक पब्लिश हुई, रिटर्न मटेरियल अफोर्डेबल हो गया, हर कोई इसको खरीद पा रहा था। ठीक है, हर कोई इसको पढ़ पा रहा था। तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से अब हमारा बी ऑप्शन, तो यहाँ से मैंने ऑप्शन नंबर बी भी हटा दिया। सबसे पहले मुझको बी वर्ड लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो सेंटेंस आने वाला है वो बी सेंटेंस आने वाला है। अब हमें ए और सी में से अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है।
अब देखो क्या हुआ, सी क्या बोल रहा है, बी डी अगर हम लगाते हैं, ये मूवमेंट की बात कर दी, और बी एज अ रेट लिटरेसी रेट बिगैन टू राइज एंड नॉलेज वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू एलाइट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि हर कोई पढ़ पा रहा था, तो अब जो लिटरेसी रेट था, पढ़े लिखे लोग जो थे वो बढ़ने लग गए, और जो नॉलेज थी वो सिर्फ और सिर्फ बड़े अमीर लोगों के पास ही नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी के बाद हम ए लगा सकते हैं। ठीक है, बी के बाद हम ए लगा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये जो स्प्रेड हो रहा था प्रिंटिंग मटेरियल का, उसने फाउंडेशन किया मेजर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट सच एज रेनेसेंस एंड एनलाइटमेंट। भाई अब सब पढ़ पा रहे थे, तो सब अवेयर हो रहे थे, सब एनलाइटेंड हो रहे थे। ठीक है, द मूवमेंट प्ले, अब यही मूवमेंट की क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी है, तो डी के बाद हमको सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मूवमेंट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मॉडर्न यूरोपियन थॉट, इससे यूरोपियन थॉट प्रॉपर अच्छे से चेंज हुआ, लोगों का शेप हुआ। लास्ट सेंटेंस हमको पता ही है, indeed the printing press revolutionized the way ideas were preserved and transmitted across the जनरेशन। पूरे 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसे रेवोल्यूशनाइज किया, चेंजेस लेकर आए, आइडिया को प्रिजर्व करके रखा, ट्रांसमिट करा एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बनने वाला है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया, हमने स्पॉट द एरर कर लिया, और अभी हमने रीअरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, तो फॉलोइंग सेंटेंसेस डिवाइड किए गए हैं पार्ट में, कंटेन ग्रामेटिकल एरर, अगेन स्पॉट द एरर का क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलिए, डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड opposition to the proposal, the board insists that the matter requires further deliberation before any definitive conclusion is drawn। वेरी सिंपल सेंटेंस एरर है इसमें, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्पाइट ऑफ नहीं आता, बिल्कुल सही लिखा है, डिस्पाइट दी वाइड स्प्रेड। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होने, एक प्रपोजल आया, उसको बहुत लोगों ने अपोज किया, इतना ज़्यादा ऑपोजिशन होने के बावजूद जो बोर्ड है उसने क्या करा, इंसिस्ट किया, उसने जोर डाला कि जो मैटर है उसको अभी फार्दर लिखा है, फार्दर डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। एक किसी का घर यहाँ है, ये है, ये है, तो दिस इज फार्देस्ट, दिस इज फार्दर। ठीक है, अगर आप बोले यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंसिस्ट दैट द मैटर रिक्वायर फर्दर डेलिब्रेशन, एक फर्दर डेलिब्रेशन की, बातचीत की, अभी ध्यान देने की, इस पे एक एनालिसिस करने की अभी और ज़रूरत है। तो फर्दर यहाँ पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए, राइट। ऑप्शन डी में हमारा एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक फर्दर डेलिब्रेशन की भी ज़रूरत है बिफोर एनी डिफिनेटिव कंक्लूजन इज ड्रॉन। ठीक है, चलिए, the following in the following question a sentence is given with a blank, most appropriate word यहाँ पर हमको fill करना है blank में। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करेंगे। in the following question, ठीक है, even after repeated attempt to clarify his stance, his word continued to be applauded, distorted, reiterated या फिर endorsed by those eager to misinterpret his intention। बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, most appropriate option। इवन आफ्टर रिपीटेड, उसने बहुत ट्राई किया कि वो जो भी कहना चाहता है उसको क्लैरिफाई करे, अपने स्टैंड्स को रखे प्रॉपर। ठीक है, क्लैरिफाई करे, अपने स्टैंड्स को रखे, अपने पॉइंट को रखे, लेकिन उसके जो वर्ड थे, कॉन्टिन्यूड टू बी डैश बाय दोस ईगर टू मिस इंटरप्रेट हिज इंटेंशन। तो यहाँ पर क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होने वाला है आंसर, देखिए, अपलॉडेड इज यूज जब हम किसी की तारीफ करते हैं। ठीक है, अपलॉडेड इज यूज जब हम किसी की तारीफ करते हैं। अब यहाँ पर तो तारीफ की बात है नहीं, क्योंकि लोग क्या करना चाह रहे हैं, जो उसके इंटेंशन को मिस इंटरप्रेट करना चाहते हैं, मिस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो उसके वर्ड्स को क्या करेंगे, सारे वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। एंड रिटेरिएट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिटेरिएट, रिटेरिएटेड।
जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, अपने ओपिनियन को रिपीट करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी बोली गई है, ताकि उसका मीनिंग आप और क्लैरिफाई कर दें, उसको मीनिंग को और क्लियर कर दें। किसी चीज़ के मीनिंग को क्लियर करने के लिए जब हम सेंटेंस को रिपीट करते हैं बार बार, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है रिटेरिएटेड, ठीक है। देन वी हैव एंडोर्स। एंडोर्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एंडोर्स? एंडोर्स मतलब क्या होता है? जब आप ऑफिशियली, पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, पब्लिकली सपोर्ट करते हैं, एग्री करते हैं किसी बात से सबके सामने, तो उसको एंडोर्स बोलते हैं। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होने वाला है? डिस्टॉर्टेड हमारा मोस्ट। प्लॉट तो हमें पता ही है, तारीफ करने का, तारीफ काबिल जो चीज़ होती है उसके लिए हम अपलॉड वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्टॉर्ट करना। डिस्टॉर्ट करना मतलब थोड़ा सा जब आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। ओके, नाउ वी हैव एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक भी कर लिया, एक्टिव पैसिव भी आ चुका है। द अथॉरिटी पोस्टपोन द एग्जामिनेशन बिकॉज सम एग्जाम सेंटर्स हैड लीक्ड द क्वेश्चन पेपर बिफोर द शेड्यूल डेट। ओके, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करें कौन है एक्शन करने वाला? अथॉरिटी है, ठीक है। तो अथॉरिटी मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब मेरे को ये चीज़ पता है, जब ये पैसिव में होता है तो ये बाय दी अथॉरिटीज़ हो जाना चाहिए, बाय दी अथॉरिटीज़ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द क्वेश्चन पेपर वर लीक्ड बिफोर द शेड्यूल बिकॉज द एग्जामिनेशन, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन हैड बीन पोस्टपोन्ड। ओके, अब हैड बीन पोस्टपोन्ड या वॉज पोस्टपोन्ड, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? एक चीज़ जो हम याद रखेंगे हमेशा, ये हमारा पास्ट में है, तो जब हमारा पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, तो हम वॉज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देते हैं। वॉज वर लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट? द एग्जामिनेशन वॉज पोस्टपोन्ड बाय द अथॉरिटी बिकॉज द क्वेश्चन पेपर हैड बीन। अब देखो, यहाँ पर हैड लीक्ड था। जब हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में होती है, तो पैसिव में बनाने के लिए हमको बीन लगाना पड़ता है। नेक्स्ट रूल, ठीक है। सिंपल पास्ट में होती है तो वॉज वर लगाते हैं और अदरवाइज हैड बीन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? यहाँ से हैड बीन लीक्ड बाय सम एग्जाम सेंटर बिफोर द शेड्यूल डेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ वी हैव अ कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो कॉम्प्रीहेंशन आ चुका है भाई, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए 3 to 4 क्वेश्चंस करेंगे इसके, देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन क्या बोल रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफन रेफर्ड टू एज इमोशनल क्वोशिएंट, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको कभी कभी हम इमोशनल क्वोशिएंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी क्या एबिलिटी है किसी चीज़ को परसीव, इंटरप्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, कंट्रोल और use emotion to communicate effectively, relieve stress, emphasize with others, overcome challenges and diffuse conflict। तो ये सारी हमारी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, कंट्रोल करते हो, किसी के स्ट्रेस को रिलीव करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो। ये सारी चीज़ों को आप इमोशनल क्वेश्चन या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हो, ठीक है। मोर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन फीलिंग, इट इज़ अबाउट, सिर्फ अपनी फीलिंग को ही नहीं समझना है, इट इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग हाउ योर इमोशन अफेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर एंड इन टर्न हाउ दे इम्पैक्ट दोज अराउंड यू। तो सिर्फ और सिर्फ ये रिकग्नाइज, ये नहीं समझना कि आपको कैसा फील हो रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फीलिंग की ही बात नहीं होती, बट उसके साथ रिकग्नाइज करना कि किस तरह से आपके जो इमोशंस हैं वो आपके थॉट्स को
कि अगर आप सैड हो तो आपके थॉट्स भी सैड हो जाएंगे, कि आप पॉजिटिव रह पा रहे हो नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। ये थॉट्स हो गए आपके, आपके बिहेवियर हो गए, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना गुस्सा शो कर रहे हो, या आप काम हो शांत हो। ये सारी चीज़ों को किस तरह से आपका इम्पैक्ट डालता है और कैसे आपका ये बिहेवियर सामने वाला इंसान पे इम्पैक्ट डालता है, ये सारी चीज़ों को रिकग्नाइज करने भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग, राइट, ठीक है। आगे देखें, EI is commonly defined by 4 core attribute, 4 core attribute की हम बात करते हैं। The first is self awareness, सबसे पहला self awareness आता है। Foundation upon which other elements are built, जिसके ऊपर other element build होते हैं। This means you are not only recognize your own emotion but also understand your personal strength and weaknesses, ठीक है। वही चीज़ है कि गुस्सा आ रहा है तो आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, आप गुस्सा नहीं कर रहे, दिस इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। द सेकेंड एट्रीब्यूट इज सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरा हो गया सेल्फ मैनेजमेंट। तो पहला हो गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस, कितना हम खुद को जानते हैं, दूसरा हम कैसे खुद को मैनेज करते हैं, एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सिव फीलिंग एंड बिहेवियर, एकदम से गुस्सा आया दिखा दिया तो दिस इज, इसमें मतलब आपका मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। This include managing your emotional state, staying adaptable in the face of change and following through own commitment, ठीक है। द आउटवर्ड फेसिंग कॉम्पोनेंट ऑफ EI आर इक्वली क्रूशियल। अब ये तो हो गई भाई इनवर्ड आप कैसा फील कर रहे हो। अब आउटवर्ड अगर हम बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, सोशल अवेयरनेस कैसी है, ठीक है। आप सोशली हम आ गए, ठीक है। विच अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द इमोशन, नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ अदर पीपल, दूसरों को आप कितना पहचानते हो, ठीक है। दिस ऑफन इन्वॉल्व पिकिंग अप इमोशनल क्यूज, फीलिंग कंफर्टेबल सोशली एंड रिकॉग्नाइजिंग द पावर डायनेमिक विद इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर आप कैसे दूसरों को कंफर्टेबल, सोशली आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दूसरे फील कर रहे हैं, ठीक है। पावर डायनेमिक्स क्या है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ आपकी सोशल अवेयरनेस में आती है। फाइनल एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनशिप अदर्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसी है, की टू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। ठीक ठाक बात करके जब आप क्लियर कम्युनिकेशन करके अच्छा खासा रिलेशन रखते हैं, दिस ability to inspire, influence other, it is what allows for emotional intelligence, it is not fixed trait, ये एक fixed trait नहीं है, it keeps on changing, ठीक है। crucially EI is the skill that can be learned, आप सीख सकते हो, ठीक है। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़े दिनों में आप शांत रहना सीख सकते हो, तो it can be learned, it can be developed, it can be strengthened with the conscious efforts and practice, ultimately leading to a greater success in professional endeavors, फायदा होगा अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो, and more fulfilling personal relationship, ठीक है। तो आपको पर्सनली भी फायदा होगा, प्रोफेशनली भी फायदा होगा, ठीक है। सो दिस वाज द पैराग्राफ, इजी पैराग्राफ था, ज़्यादा डिफिकल्ट पैराग्राफ नहीं था, ठीक है। करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, तो कौन सा सेंटेंस सही है। फिक्स्ड ट्रेट है, पीपल आर बॉर्न विद, कैन नॉट बी चेंज, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद मैनेजिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल, ठीक है। प्राइमरीली इस पे कंसर्न है कि कैसे आप इमोशंस को कंट्रोल करते हो। इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी इन्हांस स्ट्रेंथन थ्रू द डेलिब्रेट प्रैक्टिस, और इट्स मेन बेनिफिट इज अचीविंग सक्सेस इन वंस प्रोफेशनल करियर, मतलब जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आपको प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला तो बिल्कुल गलत है, प्राइमरीली कंसर्न विद मैनेजिंग इमोशंस ऑफ द पीपल, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ स्किल जो इन्हांस हो सकती है, स्ट्रेंथन हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पर्सनल फ्रंट पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, फुलफिलिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल सम इंडिविजुअल मे हैव नेचुरल predisposition towards higher emotional intelligence, it is not a fixed trait. Okay. Identify the type of the sentence from the passage. Okay. ठीक है, तो बताओ ये किस तरह का सेंटेंस है। इज इट अ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या रहने वाला है,
सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पर एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा गया होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं, वाइल सम इंडिविजुअल मे हैव नेचुरल प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स हायर इंटेलिजेंस, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके अगर हम बात करें, जो सेंटेंस हमारा दिया गया है इसमें दो पार्ट्स है, राइट, ठीक है। अब एक पार्ट है कि इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड ट्रेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सेंटेंस है यहाँ पे इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड रेट, तो ये फिक्स्ड रेट नहीं है, एक सेंटेंस ही हो गया। दूसरा क्या है, सम इंडिविजुअल मे हैव अ नेचुरल प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस को आप देखो, फर्स्ट पार्ट को, तो क्या ये अकेले आपको मीनिंग बता रहा है कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? नो, ये सेंटेंस जो है डिपेंडेंट है इस सेंटेंस पे, है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस जहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं बट एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। अगर एक भी सेंटेंस को हटा दोगे तो फिर मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस है बिना किसी चेंजेस के। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जहां पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं बट बोथ द सेंटेंस आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि ये सेंटेंस डिपेंडेंट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो डिपेंडेंट है भाई आगे वाले पार्ट पे, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which attribute of EI is most directly responsible for the ability to inspire other and handle disagreement effectively? कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसएग्रीमेंट्स की, एबिलिटी टू इंस्पायर अदर, दूसरों की बात करें तो सेल्फ वाले तो हट जाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सोशल अवेयरनेस बात करता है कैसे आप लोगों की नीड्स, इमोशन, कंसर्न्स को समझते हो, ठीक है, कैसे आप कंफर्टेबल फील कराते हो, कैसे आप खुद कंफर्टेबल रहते हो। बट रिलेशनशिप टॉक्स अबाउट कैसे आप डेवलप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो गुड रिलेशनशिप, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसीलिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the main purpose of the passage? To argue that emotional intelligence is more valuable than intellectual ability, to define emotional intelligence and describe its fundamental attribute, to offer step-by-step guide for improving personal relationship, to analyze the power dynamic within the social groups and organization। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा? लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन का। तो देखो इस वाले की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो सब पहला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि हम यहाँ पर ना ही कोई गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही हम पार्ट डायनेमिक कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग सेंटेंसेस अगेन स्पॉट द एरर डिवाइडेड इनटू पार्ट। स्पेलिंग एरर, ओके, स्पेल एरर है, स्पॉट द एरर नहीं है। द जज एक्सप्रेस डीप डिसअपॉइंटमेंट ओवर द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी shown by the official during the investigation process। किसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है इस क्वेश्चन में? 12th क्वेश्चन में किसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है? डिसअपॉइंटमेंट, जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट की स्पेलिंग गलत है, DISA होता है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डबल एस नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ओके। शी आस्क्ड हर कलीग वेदर ही हैड मैनेज्ड टू सबमिट
the financial report before the deadline. She said it to her colleague, comma inverted comma, she said to her, she told her, she asked her. देखो यहाँ पर ask है तो ऊपर तो said to रहा होगा तभी वो ask बना होगा, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन से हम लोग A और B में से कुछ फाइनलाइज करने वाले हैं, C और D को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूविंग ऑप्शन C एंड D, ठीक है। शी आस्क्ड हर कोलीग डिड यू वेदर ही हैड है, अब यहाँ पर हैड ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ क्या होगा, डिड यू मैनेज। देखो जब हमारा पास्ट में होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तब हम उसको हैड में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। सिंपल पास्ट हमारा कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। इज इट क्लियर एवरीवन? तो क्या सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट पास्ट में होना पड़ेगा तभी वहाँ पर हैड मैनेज्ड आ सकता है, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिड यू मैनेज, डिड सिंपल पास्ट है, डिड यू मैनेज टू सबमिट द फाइनेंशियल रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 14th पे, सेंटेंस विच डायरेक्टली यूजेस द गिवन इडियम। बताओ क्लच एट स्ट्रॉज, बताइए क्लच एट स्ट्रॉज क्या होने वाला है करेक्ट आंसर 14th क्वेश्चन के लिए। क्लच एट स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? क्लच एट स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी सोल्यूशन में, आपने कोई सोल्यूशन निकाला बट आप उसको बहुत ही नेगेटिव वे में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज क्लच एट स्ट्रॉज। नोइंग ही वाज इनोसेंट द लॉयर क्लच्ड एट स्ट्रॉज टू डिले द ट्रायल अननेसेसरीली विद नो सॉलिड एविडेंस प्रूफ हिज थियरी ही वाज मेयरली क्लचिंग स्ट्रॉज। अब देखो ये है, ठीक है, ये जैसे ये सेंटेंस है हमारा कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था उसकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसने एक रिजल्ट दिया, उसको प्रूव करने के लिए कोई वो नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है भाई, वो उसको लेकर बैठा है कि ऐसा है ड्यूरिंग द डिबेट। तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर बैठ जाएगा 14th क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकेंड। ओके, moving to question number 15, select the option that can be used as one word substitute for the given word. The wealthy businessman established a charitable trust to help those who were suffering and in need to help from others. बताओ यहाँ क्या होगा, एक wealthy businessman ने, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, altruist, beneficiary, mendicant या फिर supplicants, क्या हो जाएगा most appropriate option? mendicant कौन होता है? mendicant is basically beggar, ठीक है। अच्छा अंडरलाइन पार्ट नहीं है यहाँ पे, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, जो सफ़र कर रहे हैं और इन द नीड ऑफ हेल्प है, उनको हम क्या बोलते हैं? नहीं, अंडरलाइंड पार्ट है हमारा हु आर सफरिंग एंड इन नीड ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर, जिन लोग जो सफ़र कर रहे हैं और जिनको दूसरों की ज़रूरत है। देखो जो हेल्प करते हैं दूसरों की सेल्फलेसली, उनको ऑल्ट्रिस्ट बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं, तो ये आंसर नहीं है। बेनिफिशरीज होते हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज़ बेनिफिशरीज। मेडिकेंट्स कौन होते हैं? जो ऑलरेडी बेगर है, ठीक है। सप्लीकेंट्स कौन होते हैं? डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सप्लीकेंट्स आर द पीपल हु आर सफरिंग और ज़रूरत है कि सामने से आकर उनकी मदद की जाए, उनको हम सप्लीकेंट्स बोलते हैं। तो डी हमारे यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑल्ट्रिस्ट इज द वेल्दी बिजनेसमैन, लेकिन उसमें अंडरलाइन पार्ट है हु आर सफरिंग एंड इन नीड टू ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, डी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस, बताइए। अगेन इट्स नॉट अंडरलाइन, ओके, कौन सा पार्ट है? दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। हैज़ बीन फोरकास्टिंग हैवी रेनफॉल विल कॉन्टिन्यू, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये अंडरलाइन पार्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आने वाला है 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? The Indian Meteorological Department has been forecasted that
has been forecasted that, okay, ओके आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे फोरकास्ट की, अगर हम बात करते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों फॉर्म में फोरकास्ट ही रहता है विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग नहीं होगा, हैज़ फोरकास्ट, हैड बीन फोरकास्टेड हटा दो, फोरकास्टिंग हटा दो, बी मार्क कर दो। हैज़ फोरकास्ट दैट हैवी रेनफॉल विल कॉन्टिन्यू, उसने फोरकास्ट किया है, उसने प्रेडिक्शन किया है कि कॉन्टिन्यू रहेगी इन द रीजन फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 पे। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का ऑपोजिट हमसे पूछा गया है, यूबिक्विटस का ऑपोजिट क्या होने वाला है? The scientist theory remains scarce, discussed only in obscure journal. Mobile phones are now found in every corner of the world. Okay, from cities to remote. She misplaced her umbrella and spent morning searching the entire building. The artist painted the mural based on the ancient patterns and symbol. ठीक है, सब हटा दो, ऑप्शन ए को मार्क कर दो। ठीक है, यूबिक्विटस इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं, जो हर जगह पाया जाए उसको यूबिक्विटस बोलते हैं। तो हमारा ए सेंटेंस अगर हम बात करें, ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, देखो इन्होंने सीधे मीनिंग नहीं दिया, इन्होंने एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड नहीं पूछा, वर्ड नहीं लिखा, इन्होंने सेंटेंस से हमसे बोला आप बताइए कि क्या होगा ऑपोजिट, कौन सा सेंटेंस दिखा रहा है। तो साइंटिस्ट थियरी जो है वो बहुत ही कम लोगों तक पहुंची बेसिकली, और सिर्फ कुछ ही जनरल्स में डिस्कस की गई। ठीक है, ए 18th पे चलते हैं। ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। The final module was explained by the instructor after the practical task had been completed by the students. बताइए। ओके, तो दो बाय आ गए। 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? क्या बोल रहा है? वो जो फाइनल मॉड्यूल है वॉज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ वॉज एक्सप्लेन्ड है, मैंने एक बहुत ही छोटी सी बात तुम्हें बताई थी, अगर यहाँ हैड एक्सप्लेन्ड आएगा तो फिर वो वॉज एक्सप्लेन्ड नहीं हो सकता। अगर आपको ये बाय है ना, ये पैसिव में है, अगर आपको एक्टिव में बनाना है तो सिंपल पास्ट में आपका सेंटेंस होता है, तब आप वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है? द फाइनल मॉड्यूल वाज एक्सप्लेन्ड बाय द इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर ने करा है, स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन द फाइनल मॉड्यूल आफ्टर द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड देयर प्रैक्टिकल टास्क। तो बी ए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रोप्रिएट ईडियम पूछा गया है हमसे अंडरलाइंड वर्ड के लिए, जो इन्होंने नहीं करा है। ठीक है, बताइए क्या होने वाला है 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? The diplomat made a calculated statement carefully avoiding offense while expressing disagreement. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा? सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस बोल रहा है कि जो डिप्लोमेट था, जो बातचीत करने आया था, उसने कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दी ताकि कोई भी गलती ना हो बोलने में, किसी को बुरा ना लगे, किसी की इंसल्ट ना हो, और वो डिसएग्रीमेंट अपना शो कर सके। तो इस चीज़ को हम वॉक ऑन एक्सेल, ड्रॉ दी लाइन, कॉल समवंस ब्लफ, टो दी पार्टी लाइन। जी नहीं, वॉक ऑन एक्सेल। वॉक ऑन एक्सेल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड? टू एक्ट केयरफुली, ताकि हम किसी को अपसेट या ऑफेंड ना करें। टू एक्ट केयरफुली, ठीक है, ध्यान से बातचीत करना। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th पे सेम मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। ओके, वाओ, अगेन अ न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। पहले वाला भी देखो नया पैटर्न ही था, इसमें सेंटेंस में इन्होंने हमसे वर्ड मीनिंग पूछा था, ईडियम कौन सा है। और टाइम सिर्फ एक सिंपल ईडियम होता था और मीनिंग हमको बताना होता था, बट दिस टाइम इट इज चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20th पे। ऑप्शन विच गिव्स द सेम मीनिंग एज गिवन सेंटेंस यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड एनालिस्ट वाज नॉट एज कंसिस्टेंट एज दैट ऑफ द सीनियर एसोसिएट ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। ओके, तो इस का सेम मीनिंग वाला सेंटेंस कौन सा है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या बोल रहा चाह रहा है। ठीक है, समझते हैं। परफॉर्मेंस जो थी, न्यूली रिक्रूट एनालिस्ट, कोई नया इंसान आया,
ठीक है, उतना कंसिस्टेंट नहीं थी जितनी कि सीनियर एसोसिएट की थी लास्ट क्वार्टर में, तो मतलब उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। तो इसका मतलब सीनियर एसोसिएट परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली देन द न्यू एनालिस्ट ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। जी हाँ, एक करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है वो कि भाई इसी ने तो ज़्यादा करा था ना, उसने यही तो बोला कि इट वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट, इट वॉज नॉट एज कंसिस्टेंट एज दैट ऑफ द सीनियर। तो सीनियर से कम थी, तो सीनियर एसोसिएट ने ज़्यादा कंसिस्टेंटली किया ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। न्यू क्वेश्चन, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ न्यूली रिक्रूटेड वॉज मोर कंसिस्टेंट। जी नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ न्यूली रिक्रूटेड वॉज लेस कंसिस्टेंट दैन दी सीनियर असिस्टेंट ड्यूरिंग दी लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मोर लेस की बात है, और उसने सिर्फ इतना बोला कि ज़्यादा कंसिस्टेंट जो थी वो आपकी सीनियर एसोसिएट की थी, ठीक है। तो ए हम मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो, वॉज नॉट एज कंसिस्टेंट, जी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 पे। ओके, नाउ वी हैव अ क्लोज टेस्ट, ठीक है। चलिए क्लोज टेस्ट करते हैं एंड देन विल बी डन विद द सेशन, ठीक है। चलिए, ओके। इन द रेलम ऑफ द पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, द एफिकेसी ऑफ वैक्सीनेशन कैंपेन हिंजेस ओनली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डोजेस बट ऑल्सो ऑन द पॉपुलेशन विलिंगनेस टू रिसीव दम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन कैंपेन कितना सक्सेसफुल हुआ है, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी डोजेज अवेलेबल है, बट इस पर भी करता है कि कितने लोग उनको रिसीव करना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं। वाइल साइंटिफिक कम्युनिटीज हैव मेड डैश प्रोग्रेस, देयर एफर्ट often meet resistance from communities plagued with misinformation। जी हाँ, समझ आ गया क्या बोला है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटीज है वो had made retrograde formidable negligible या commendable। बहुत ही सिंपल, क्या हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर हमारा कि जो सोसाइटीज़ है उन्होंने एक कमेंडेबल, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तारीफ़ काबिल हमारी जो है कमेंडेबल तारीफ़ काबिल प्रोग्रेस करी है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, लेकिन जो काम रुकता है इतना तारीफ़ काबिल काम करने के बाद, वो कहाँ से आता है भाई, क्योंकि कम्युनिटीज़ में अभी मिस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई लोग हैं, ठीक है, अवेयर नहीं है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज नॉट मैरली, वो रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है इग्नोरेंस का, बट इज ऑफन रूटेड इन डीप सीटेड डैश टूवर्ड्स गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल हेल्थ बॉडीज। यहाँ क्या आएगा बताओ, रेजिस्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि भाई लोग अवेयर नहीं है, इग्नोरेंस मतलब जानकार, ऐसा नहीं है कि लोग जानकार नहीं है इसीलिए रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए वो लगाना नहीं चाह रहे, बट ऐसा भी है, but is often rooted in a deep seated compliance, benevolence, skepticism या reverence। reverence मतलब रिस्पेक्ट होता है, तो रिस्पेक्ट में तो इंसान ऐसा करेगा नहीं। स्केप्टिज्म हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, डाउटफुल है लोग, डाउटफुल है लोग अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कर रही है, श्योरिटी नहीं है लोगों को इसीलिए, संदेह है लोगों को, भरोसा नहीं है लोगों को इसीलिए लोग नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है सिर्फ जानकारी की वजह से नहीं जा रहे, ठीक है। कंप्लाइंस हमें पता ही है जब हम कोई रूल ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, social media has further dashed the issue by acting as a breeding ground for conspiracy theories and pseudo scientific claims। बताओ, social media has further mitigated, compounded, eliminated या restrained the issue। बताओ यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो मिटिगेटेड, एलिमिनेटेड, रिस्ट्रेन सब एक ही जैसे वर्ड हैं, है कि नहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे पता चला भाई, ऊपर बात हो रही है कि लोग इसलिए नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो इसलिए भी नहीं जा रहे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया ने और फर्दर क्या कर दिया है, ये सिचुएशन को और ख़राब कर दिया है। देखो मिटिगेट करना मतलब हटा देना, एलिमिनेट भी हटा देना, रिस्ट्रेन भी रोक देना होता है, हटा देना होता है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम कर रही है कंस्पिरेसी थियरी एंड सीडो साइंटिफिक क्लेम्स के लिए, मतलब उनको और ख़राब कर रही है। जो क्लेम्स लोग कर रहे हैं, जो दावे लोग कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, उसको और ख़राब कर रही है, राइट, ठीक है। These platform allow unverified content to spread with alarming speed। unverified content speed से फैलता है भाई, एक ने बनाया है 100 लोगों ने देखा। often dash legitimate scientific discourse, often echoing, overwhelming, substantiating या preserving। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कौन सा वर्ड हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बनने वाला है,
ओवरवेलमिंग क्या बोल रहा है सेंटेंस, दोबारा देख लो। दीज प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं अनवेरीफाइड इन कंटेंट को वो स्प्रेड करता है भाई बहुत ही स्पीड में, ठीक है। ऑफन ओवरवेलमिंग लेजिटिमेट साइंटिफिक डिस्कोर्स, ठीक है, जो हमारे लीगल साइंटिफिक डिस्कोर्स हैं उनको भी मतलब खराब कर देता है। टू काउंटर दिस, अब इसको काउंटर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पब्लिक हेल्थ ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया मार्कर, हाँ ठीक है। टू काउंटर दिस पब्लिक हेल्थ authorities must adopt more nuisance communication strategies, one that is not just informative but also culturally dash and emotionally resonant, irrelevant, accessible, dissonant या फिर insensitive। यहाँ पर क्या होने वाला है, most appropriate option insensitive, मतलब जिसमें बिल्कुल दया भाव नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। डेसोनेंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल तरीका अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, कल्चरली एक्सेसिबल जो हो बेसिकली एंड इमोशनली रेजोनेंट जो हो, तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड आर 25 क्वेश्चन, ठीक है। एक आइडिया आपको लगा होगा कि किस तरह से चेंज्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चंस और सेट्स लेकर आऊँगी, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर।